प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और योग सूत्र, हमने 4.12 योग सूत्र कल किया था। आज 4.13 पे आए हैं। ओके। 4.13 में वो कहते हैं, ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मा त्वाम। ओके, त्माम नः ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्वान्नः। यानी क्या? गुणात्वान शब्द का अर्थ क्या होता है? गुणात्मानः का शब्द क्या अर्थ क्या होता है? ते यानी, देखो हम लोग दो तीन सूत्रों से पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसकी बातें कर रहे हैं। हम काल की बातें कर रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये जो तीन अवस्था है, व्यक्त, सूक्ष्म, गुण, त्रिगुण, और आत्म, यानी जिससे बने हैं वो, तो ये बोल क्या रहे हैं? यानी गुणात्म, यानी वो त्रिगुण के गुण, त्रिगुण के जो नेचर ऑफ द क्वालिटीज और द एट्रीब्यूट्स ऑफ द गुणास, ये मतलब होता है। इन 4.9 टू 4.12 लास्ट सूत्र तक है, 9, 10, 11, 12, ये चार सूत्रों में पतंजलि डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ संस्कारास and the states of past and future exist in present reality, though they appear different because of their different forms. तो पतंजलि क्या चर्चा कर रहे हैं? संस्कार का, संस्कार कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, और ये जो हमारी काल की तीन अवस्थाएं हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो पास्ट और फ्यूचर दोनों प्रेजेंट में ही होते हैं, लेकिन उनका रूप अलग होता है, इसलिए हमें वो अलग दिखते हैं। तो जैसे कि उदाहरण उन्होंने दिया था, ऑल फोटोज आर हियर एंड नाउ इन द फोटो एल्बम। कल के फोटो भी आज ही है ना फोटो एल्बम में, तो कल किधर है? अब भी है, इधर है। हम्म? और शक्यता के रूप में जो फ्यूचर है, वो भी कभी है, इधर है, अब भी है। सो नाउ इन 4.13 ही मेक्स अ न्यू कॉमेंट। अब देखो, अब वो और सूक्ष्म में बताते हैं। त्रिकाल समझ गए हम, हमने संस्कार और स्मृति का संबंध समझ लिया अच्छी तरह से, सही बात है। और ये अब वो एक नया सूक्ष्म हमें दर्शन दे रहे हैं, या हमें हमारा ध्यान उस चीज पर खींच रहे हैं। वो कह रहे, ऑल फोटोज आर मेड अप ऑफ इंक। अगर फोटो एल्बम का उदाहरण लिया जाए कि कल के सारे फोटो आज आज एल्बम में है, राइट? ये ऑलरेडी कल आज ही है। कल बीत गया, बीत गया, ऐसा हमें क्यों लगता है? क्योंकि उसका स्वरूप अलग था, लेकिन वो अस्तित्व में अभी इधर है। लेकिन चाहे कल का हो, चाहे आज का हो, या संभावना आने वाली कल की हो, है तो वही चीज। सब इंक से ही बना हुआ है, राइट? वो जो भी डेवलपिंग इंक बोलो या जो भी है, दस उसी तरह से ऑल थॉट पैटर्न्स आर मेड अप ऑफ गुणास। हमारे जितने भी विचार है, जितनी भी वृत्तियां हैं, ये सब त्रिगुणात्मक है। यानी ये किससे बनी है? त्रिगुण से बनी है, सत्व, रज और तम। अब अगर हमारा संस्कार देखे जाए, तो ये विचार त्रिगुण से बने हैं, संस्कार भी त्रिगुणात्मक है। सारे कर्म संस्कार हमारे, ऑल द इम्प्रेशंस एंड द इम्प्रिंट्स ऑफ द माइंड, ऑल द थॉट्स ऑफ द माइंड, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ त्रिगुण। अब आगे क्या?
नाउ व्हेन द त्रिगुण आर, अभी एक बात समझ लो, अगर ये त्रिगुण जब सम होते हैं ना, व्हेन द थ्री गुणास आर इन इक्विलिब्रियम, देयर इज नो मैनिफेस्टेशन, नो अपीयरेंस। जब त्रिगुण सम होते हैं, कुछ होता नहीं, कुछ बनता नहीं, कुछ अस्तित्व में आता नहीं। इसलिए हमारे लिए जो आध्यात्मिक अभ्यास में है, जो योगी होता है, उसके लिए ये त्रिगुण को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। न रज में बह जाना है, न तम में डूबना है, बिल्कुल सत्व रज तम तीनों गुण को एक समान रखना है। तो ही कर्म नहीं होंगे, और कर्म संस्कार नहीं होंगे, और हमारी गठड़ी बढ़ेगी नहीं। इट इज ओनली व्हेन दे मूव, यानी जिसको हम फ्लक्चुएशंस, मॉडिफिकेशंस, विकार, वृत्ति, अलग अलग शब्द से हम इसे समझते हैं, जब ये गतिशील होते हैं, तब जाके अस्तित्व में कुछ ना कुछ आता है। अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, हाँ, लेकिन गतिशील होना या ये त्रिगुण का हिलना बहुत जरूरी है। When there is a fluctuation, something will manifest. Without fluctuation, nothing will manifest. A yogi who has come overcome avidya and increased his prajna, which is the light of knowledge, he moves from ignorance to knowledge, from darkness to light, from death to immortality, and lives unaffected by the three gunas. He is liberated. योगी जो है ना, जो कहाँ से देखो, कौन से मंत्र की याद आती है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। विच मंत्र एम आई टॉकिंग अबाउट? प्रार्थना कह लो, मंत्र कह लो। ही गोज फ्रॉम अविद्या टू विद्या, ऑलराइट, ignorance to knowledge. He goes from andhakar to prakash, darkness to light, and he goes from death to immortality. यहाँ पे डेथ यानी जन्म मरण के फेरे से छूट के वो छूट जाता है, अमरत्व प्राप्त करता है। जी ममता, आपने पहचाना कौन सा वाली? तमसोमा। ओम तमसोमा। अस्तु मा हाँ, सद्गमय, तमसोमा। तमसो मा अस्तु। ज्योतिर्गमय, तमसोमा जो। मृत्युर्मा अमृतम गमय। राइट। तो यही ये योगी की प्रार्थना होती है कि मेरे लिए ये होने दो। राइट। सो त्रिगुण के बारे में इस सूत्र में पतंजलि ने कह दिया कि देखो, बना है तो एक ही चीज का, चाहे वो ये वाला हो, वो वाला हो, कल हो, आज हो, आने वाले कल का हो, कुछ भी होने दो, है तो चीज वही, है तो वही चित्त, वही वही चेतना, वही चैतन्य, वही कॉन्शियसनेस। हाँ, दैट इज व्हाट इट इज। तो इट इज ऑल कॉन्शियसनेस। अब 4.14 में वो आगे बढ़ के कहते हैं, परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। परिणाम कयित्वात्व स्तुत त्वम। अभी ये पूरा वन सूत्र बनता है, उसको ब्रेकअप करके परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। अब इसमें वो कह रहे हैं, द ऑब्जेक्ट में appear as a single object due to the three gunas, but their essence doesn't change. कभी पुराना दिखता है, कभी नया दिखता है, कभी इस आकार का है, कभी उस आकार का है। तो वही चीज है, वही मिट्टी है जो आज घड़ा है। घड़ा टूटने के बाद आज वो प्याली करके यूज कर रहे हैं, या जो भी है, पुराना नया घड़ा था, वो पुराना हो गया। यानी रूप बदलता रहता है, लेकिन है तो मिट्टी ही। ये बात वो फिर से यहाँ पे दोहरा रहे हैं कि उसका जो एसेंस है वो नहीं बदलता। वी सी ओनली द होल एंड नॉट द पार्ट्स। हमको है ना, हिस्से नहीं दिखते। हमको एक टेबल दिखता है, हमको एक कुर्सी दिखती है, हमें जो भी चीज वस्तुएं दिखती है, लेकिन अगर उसका ब्रेक डाउन किया जाए तो हमें मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये भी तो दिख सकते हैं, लेकिन हम विभाजन करके कभी नहीं देखते। हम उसको पूर्ण एक रूप में देखते हैं। अरण्य कहते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन ऑफ द थ्री गुणास एन ऑब्जेक्ट अपियर्स एज अ यूनिट। ऐसा क्यों दिखता है हमें? हमें क्यों एनर्जी रूप में नहीं दिखता कोई व्यक्ति या कोई टेबल, कोई भी चीज वस्तु या कोई भी इंसान या कोई भी प्राणी हमें एनर्जी के फॉर्म में क्यों नहीं दिखता?
हमें वो सॉलिड फॉर्म में क्यों ही दिखता है? गुड क्वेश्चन, है कि नहीं, कि ऐसा क्यों है भाई? तो अरण्य समझाते हैं, इसका कारण है ये जो त्रिगुण है ना, वो खुद को एक दूसरे के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि वो एक दिखे, तो उसको वस्तु का रूप बना देते हैं। ये त्रिगुणों के वजह से होता है। द गुणास आर द रूट ऑफ ऑल थिंग्स। जो भी चीजें आप जानते हो, जैसे कि पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, सब अहंकार, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। एवरीथिंग इज त्रिगुणात्मक। अब ये जो त्रिगुण है, इसका और एक बात समझो, दे आर इनसेपरेबल। अब किसी भी चीज में दो गुण है और एक गायब है, ऐसा आपको कभी नहीं दिखेगा। ये त्रिगुण एक साथ होते हैं, सिर्फ उसके प्रमाण अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए वही एनर्जी एक टेबल बनती है, ये वही एनर्जी एक चेयर बनता है, यही वही एनर्जी आप में से एक जन बनता है, वही एनर्जी मैं बनती हूँ। तो बिकॉज सबके अंदर के ये जो त्रिगुण का प्रमाण है, ये प्रमाण अलग है। सो दे आर इनसेपरेबल, दे एक्ट इन यूनियन एंड दे प्रोड्यूस अ चेंज। दूसरा त्रिगुण के बारे में, वो कभी वैसे के वैसे नहीं रहते। जो भी प्रमाण से वो टेबल बना है, या कुर्सी बनी, या मैं बनी हूं, ठीक है, तो वो बदलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा इतना धीरे बदलते हैं, और इतनी सूक्ष्म बदलाव होता है कि हमारे ध्यान में ही नहीं आता। अचानक एक दिन ध्यान में आता है, अरे मैं तो कितनी जवान थी। ऑलराइट, एंड सडनली योर अपीयरेंस हैज ऑल्टर्ड। तो तुम बदलते रहते हो। So you keep, so change is one thing which is the characteristics of the trigunas. Such is their nature. ये उनका मूल धर्म है, बेसिक नेचर है। एंड द रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ चेंज इज वन ऑब्जेक्ट। और जब ये बदलते हैं, तब वो एक चीज वस्तु बन जाते हैं। द योगी अंडरस्टैंड्स दिस एंड रिमेन्स aloof फ्रॉम द प्ले। एक योगी है, वो समझता है सब त्रिगुण का खेल है, और आज जो खेल दिख रहा है, अगले ही क्षण ये खेल बदल जाएगा। आज जो कॉमेडी है वो ट्रेजेडी हो जाएगी, आज जो ट्रेजेडी है कल कॉमेडी हो जाएगा। राइट? योगी ये समझता है, इसलिए इनके खेल के बीच में वो नहीं आता है, इंक्लूडिंग खुद के ही मन बुद्धि अहंकार, खुद के ही पंच महाभूत, खुद के ही तन मात्रा, इनके ही खेल में नहीं आता। क्योंकि जो भी प्रकृति में है, एवरीथिंग दैट इज, इट इज त्रिगुणात्मक। और इसलिए वो इस खेल से बाहर रहता है। डुअलिटीज डिसअपियर व्हेन वी सी ओनली द एसेंस। जब हमको उसका सार दिख जाता है, तो ये जो द्वैत है, ये द्वैत गायब हो जाता है। तो ततो द्वंद्वान अभिघात, है ना, सारे द्वंद्व खत्म, वो अभिघात ही खत्म है। राइट? इन परफेक्टेड आसना यू बिकम वन विद योर बॉडी, योर बॉडी बिकम्स वन विद द यूनिवर्स। हाँ, इसको भी हम अनंत समापत्ति, राइट, कहते हैं ना। और हम इसका तो हम सब अनुभव लेते हैं। एक रूपता आ जाती है, तब कोई फर्क नहीं रहता। शरीर, मन, सांसें, हमारी सराउंडिंग्स, हम ब्रह्मांड के साथ एक रूप हो जाते हैं। राइट? सो दैट इज व्हाट ही सेज इन 4.14, कि परिणाम जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इज एकत्वात् वस्तु तत्वम। ओके, उसका एसेंस जो है वो कभी नहीं बदलता। चीज वस्तु का रूप रंग आकार बदलते रहता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं, एक एक मिनट, मैं पूछूं जी एक क्वेश्चन। जरूर जरूर, प्लीज। तो आपने बोला ना कि तीनों गुण जब वन हो जाते हैं, हम्म। सो देर इज नो सर्जन, नो क्रिएशन, व्हेन दे राइट। बिकम समत्व, समम। मतलब समम। यहाँ समत्व में है। हम्म। तो इज इट द कंडीशन ऑफ निर्गुण देन? नो, नो। सो मूल प्रकृति, प्योर कॉन्शियसनेस इज समगुण। So nothing is happening over there. ओके। Okay. So it is, हम्म see, we have to understand the difference between Purush and Prakriti. Okay. हम्म Purush is the pure form, the just the existence. But Prakriti, first, before she starts manifesting,
She is in a pure state. So she is not, Purusha is Nirguna. Atma is करेक्ट. Nirguna. Brahma is Nirguna. Parabrahma is Nirguna. Paramatma is Nirguna. But Prakriti, the minute she comes into existence, so Moola Prakriti is Samaguna. ओके. Nothing is happening. And when these gunas begin to move, the Prakriti will start manifestation. ओके, गॉट इट, गॉट इट. Right? यस. Good. यस. Thank you for that question. ये इसी या. इसी से क्लैरिटी मिलती है. हाँ, पूछते हैं, ठीक बात है. करते हैं. तो थैंक यू जसमिन. यस, सो वी मूव ऑन टू द 4.15. आगे वो कहते हैं, वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोः विभक्तः पंथा. ओके. अब वो देखो, वस्तु आप समझते हो, ऑब्जेक्ट, साम्य सेम, चित्त यानी माइंड कॉन्शियसनेस, भेद यानी डिफरेंस, तयोः उनका, ऑफ द टू उनका, विभक्त सेपरेशन, और पंथ पाथ्स. ओके. सो पंथा, पंथा यानी मार्ग, जैसे हम कहेंगे, द पाथ्स और द वेज ऑफ बीइंग. द सेम ऑब्जेक्ट. अब देखो, हाँ, अब और सूक्ष्मता में जा रहे हैं. very beautifully Patanjali is taking us there, and simultaneously we will be continuing Shet saying the same thing आगे जाके. Now what he is saying is, देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या कह दिया कि भाई चीज वही है, राइट. कल, आज, कल जो थी वो आज है, कल जो होने वाली है वो भी आज में ही है. ओके, चीज वही है. अब वो अलग अलग क्यों दिखती है? तो त्रिगुण के खेल के वजह से वो अलग अलग दिखती है. Time is an illusion, space is an illusion. Why do we experience time and space? Because of the play of the three gunas. All right, it's very simply he answers that. Now he is saying, so he says the essence never changes because three gunas have this characteristic of changing all the time. The looks, the appearance changes, बट द एसेंस नेवर चेंजेस. ये बोलने के बाद अब वो बोलते हैं, द सेम ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट माइंड्स एज दे फॉलो डिफरेंट पाथ्स, एंड सो दे आर एंटायरली डिफरेंट. वही चीज वस्तु है. हम सब, एक दो तीन चार पाँच छह सात, हम सब सात आठ जन मिलके उसी चीज को देख रहे हैं. हर एक को अलग दिखता है. क्यों अलग दिखता है? क्योंकि हमारे सबके मन अलग है. ऑलराइट. लेकिन वो सिर्फ दिखता है, ऐसा नहीं है. वो एक्चुअल में अलग है, क्योंकि देखने वाला उसे बना रहा है अपने दृष्टि से, और इसलिए वो एक्चुअल में अलग है. यही बात कल शेत में हमने पढ़ी. शेत कहते हैं, अगर आपको जगह छोटी लग रही है तो वो सच में छोटी है. फिर आपका टेप मेजर कुछ भी बोलने दो. हाँ, अगर कोई चीज आपको ऐसी लग रही है तो सच में वो वैसी है. सो विल डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स, उस चीज वस्तु को जिसको आप देख रहे हो, वो कौन सी, आपका ज्ञान उसके बारे में कितना है, इसके हिसाब से वो तुम्हें वैसी दिखेगी. राइट. द प्ले माया इज दैट, तुम यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखा, मेरा एक थॉट याद नहीं आ रहा है. द प्ले माया इज दैट वी ट्राई टू प्रूव दैट वॉट वी सी इज द रियल एक्चुअली. तो हाँ, सो मैं आज ये सुबह पढ़ रही थी, और फिर वेर इज द कॉन्फ्लिक्ट? द कॉन्फ्लिक्ट इज वेर हमारे बीच में, तुम्हें जो दिखता है भाई, तुम्हें वो लाल दिख रहा है तो वो लाल है, मुझे हरा दिख रहा है तो वो हरा है. अगर हम मान ले कि भाई तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम्हारे लिए सही है, मुझे जो दिख रहा है मेरे लिए सही है, अगर ये हम मान्य कर ले तो कोई झगड़ा नहीं है. हमारा झगड़ा होता क्यों है? किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, विषय को लेकर. इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण रियल है, और मुझे लगता है कि मेरा दृष्टिकोण रियल है. मैं अपने नजरिए से जो दिख रहा है उसको प्रूव करना चाहती हूँ, तुमको मेरी तरफ लाना चाहती हूँ. तुम्हें तुम्हारे नजरिए से जो दिख रहा है तुम प्रूव करना चाहते हो, मुझे तुम तुम्हारी तरफ लाना चाहते हो. सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हम दोनों सही है.
ये बात यहाँ पे पतंजलि कह रहे हैं, न तुम गलत हो न मैं गलत हूं। तो कल स्मिता जी ने जो एग्जाम्पल दिया, somebody will appear shy, some person you will think that oh, she's so shy, or you will think oh, she is so irritating. She is both. Both are her realities. She is shy, she is also irritating. Both of you who are seeing her that way are also right. For you, her irritable nature will project. For the other person, her shy nature will project. And both of them are right. The object of Prakriti is as real as the subject, the Purusha. Purusha उतना ही सत्य है जितना जितनी प्रकृति है. And though the substance of the object remains the same, the perception will vary as per each person's consciousness और चित्त. है वही चीज, लेकिन हर एक के लिए वो अलग बनेगी, अलग दिखेगी, क्योंकि हर एक का चित्त अलग है, हर एक की चेतना अलग है, हर एक का ज्ञान अलग है, चेतना में उठने वाली लहरें अलग है. Right? So it will appear different. The perceiver is the subject and he sees what his mind consciousness shows. The sutra points towards the difference between mind and object. एक देखने वाला है, एक दिखने वाला है. जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जो देख रहा है वो सब्जेक्ट है. ये दोनों अलग है, ये समझा रहे हैं. सेम ऑब्जेक्ट कैन बी द सोर्स ऑफ पेन और प्लेजर और इंडिफरेंस. वही वस्तु मुझे सुख देती है, किसी और को दुख देती है, और किसी तीसरे को उसको होने न होने से फर्क ही नहीं पड़ता. वो वैराग्य में है. चीज वही है, एक को सुख मिलता है, उससे दूसरे को दुख मिलता है, और तीसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. When the yogi realizes that the perceiver in him is not the Purusha but his mind, he discards all vrittis and focuses on the Purusha. फिर एक ज्ञान प्राप्त विद्या का एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब योगी को समझ में आता है ये देखने वाला मेरी आत्मा नहीं है, ये देखने वाला मेरा चित्त है, और मेरे चित्त में जैसे लहरें हैं अकॉर्डिंगली मुझे दिखता है. तो वो चित्त में वो सारी लहरें जो है ना, वो सारी के सारी लहरों का त्याग कर देता है. ही डिस्कार्ड्स ऑल वृत्तिस, वो सारी वृत्तियों का त्याग कर देता है. और आत्मा जो कुछ नहीं कर रहा, बस है, उस पर वो फोकस करने लगता है. ओके, दिस इज व्हेन ही अंडरस्टैंड्स एंड डज दैट. लेट मी टेक अप जस्ट वन मोर सूत्र एंड देन वी कैन स्टॉप. 4.16 में आगे वो कहते हैं, न च एक चित्त तत्रम वस्तु ततः अप्रमाणकम तदा किम स्यात्. ओके, मैं तोड़ तोड़ के शब्दों को दे रही हूं आपको. हावेवर, लेकिन वो कह रहे हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट does not depend on any one mind. For if it did, then what would happen to the object when it is not being perceived or experienced by any mind? ओके, अब देखो, ये एक क्वांटम फिजिक्स का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे यू नो एनालिसिस, तर्क वितर्क, ऑल दिस डिबेट्स होते रहते हैं. ओके, आई विल रिपीट दैट. द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी वन माइंड. किम स्यात्, मैंने यहाँ पे लिखा एनी वन माइंड. फॉर इफ इट डिड, then what would happen to the object when it is not being perceived or experienced by any mind? देखने वाले देख रहा है, इसलिए वो चीज वस्तु है. तो जब कोई देख नहीं रहा है, तब क्या वो वस्तु होती है या नहीं होती? राइट, उसका क्या होगा जब कोई देख नहीं रहा है? आ रहा है ना सवाल ध्यान में? राइट फ्रेंड्स, यू आर विथ मी. The object has no existence, and so does the consciousness mind, chitta, the subject. Both have distinct existence. When these two come to in contact, we have an experience. सब कुछ माया है, प्रकृति नहीं है.
चित्त भी नहीं है, वो भी एक माया है, राइट। अब ऑब्जेक्ट भी नहीं, सब्जेक्ट भी नहीं, ऐसा आप कह लो, या आप कह लो कि दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। ऑब्जेक्ट का एक अस्तित्व है, सब्जेक्ट का एक अस्तित्व है। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब परिणाम है अनुभव, अनुभूति, जिसको एक्सपीरियंस हम कहेंगे। द ऑब्जेक्ट कैन नॉट क्रिएट एन एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन। The subject, my Atma, the Purusha or my Chitta, cannot create an experience on its own. They both have to come in contact with each other. Only and only then an experience will be created. Without their connectivity, there is no experience. So, Prakriti on her own, zero. Purusha on his own, zero. No Prakriti without the Purusha, no Purusha without the Prakriti. Without both of them coming in contact with each other, there will be no world, no experience, no universe, no existence. How mind blowing is that? Yeah, I'll stop over here with this. काय म्हणायचंय कोणाला ह्याच्यावरनं, जान्हवीताई? काय वेगळा दृष्टिकोन आहे का? सॉरी. या, सच पेचीदा सवाल यार. व्हाट इज द ट्रुथ? अगर आपके कोई विचार है इस पर तो जरूर व्यक्त कीजिए. नो, ऑल गुड. पतंजलि जो बोल रहे हैं शब्द प्रमाण मान कर चलते हैं. उन्होंने कह दिया तो हम मान लेंगे. स्वाति विचार करते का झोपली है? ऑल राइट, चलो पढ़ते हैं आगे फिर. लेट्स कम बैक टू शेत. ऑल राइट. अब शेत ये समझा रहे हैं रूट अजम्पशंस के बारे में. कल उन्होंने बात की, राइट. बिल्ट इन आइडियाज ऑफ, ये जो हमने अभी त्रिगुण की बात की ना, ये हमारा त्रिगुण जो है इसको आप रूट अजम्पशन पकड़ के चलो. ये त्रिगुण के अस्तित्व के बगैर ये दुनिया खड़ी ही नहीं होती, ये खेल बनता ही नहीं. ऑलराइट. हर दुनिया का अपना अपना एक रूट अजम्पशन होता है. जैसे हमारा त्रिगुण है, ये हमारा रूट अजम्पशन है. सत्व रजतम है तो दुनिया है, ये नहीं है तो गुणातीत है, या गुण परिवर्तन होगा ही नहीं, या कुछ भी होगा ही नहीं, ये समझ लो. तो उनका ये कहना है कि मैं अनेक इसमें रहा हूं. लास्ट जो उन्होंने बात की, एज अ टीचर इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब टू अंडरस्टैंड एंड यूज दिस these root assumptions, and I have had existences in many such systems as a part of what you may call my basic training, though in your terms my associate and I had other names for them. तो हमारी बेसिक ट्रेनिंग हम लेते हैं कि भाई अलग अलग दुनिया के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, उसको हमें सीखना पड़ता है. आगे वो कहते हैं, द एंटिटी और द सोल हैज अ फार मोर क्रिएटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड नेचर दैट इवन योर रिलीजन्स हैव एवर ग्रांटेड इट. ओके. अब आत्मा जो है, हमारे अलग अलग धर्म ले लो आप, हर कोई आत्मा के बारे में बात करता है, या हर कोई कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है, या बात करते हैं कि भाई ये जो अस्तित्व है, ये जो एग्जिस्टेंस है, या बीइंगनेस भी कहते हैं कोई कोई, ये बीइंगनेस एक कंटिन्यूटी है. तो ये जो भी ये बातें करते हैं ना, उससे कहीं अधिक कॉम्प्लिकेटेड और कहीं अधिक क्रिएटिव हमारे अंदर का पुरुष, हमारे अंदर की आत्मा, या हम जिससे बने हैं, वो बीइंगनेस जो है ना, उसमें क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा अधिक है, ऐसा शेत कह रहे हैं.
It utilizes numberless methods of perception, and it has at its command many other kinds of consciousness. तो हमने तो क्लासिफिकेशन कर दिया भाई, हमारे पास पंच ज्ञानेंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, हमारे पास मन है, हमारे पास वात पित्त कफ है, हम सप्त धातु से बने हैं। ऑल ऑफ दिस इज ग्रॉस, ये स्थूल है। सूक्ष्म का भी हमने वर्गीकरण कर दिया, नाड़ियां है, चक्रस है, वगैरह वगैरह, हमने बहुत कुछ बनाया। और कितना सूक्ष्म हम देख पाते हैं, अनुभव ले पाते हैं, आंख खोलकर या आंख बंद करके, इनटू ब्रैकेट मैं बोल रही हूँ। तो ये जो अनुभव है, ये जो हम परसेप्शन इसको कहते हैं ना, देखने का एक तरीका कहते हैं। हमको लगता है हम सिर्फ आंख नाक कान वगैरह वगैरह, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अलावा कई ऐसे हमारे चित्त की शक्तियां हैं, इसे हम चित्त शक्ति ही कहते हैं। ओके, इतनी सारे पावर्स है, इतनी सारी कैपेबिलिटीज है, इतनी सारी शक्तियां हैं कि जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं या समझते भी नहीं है जिसको। सो एट योर कमांड यू हैव मेनी काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। योर आइडिया ऑफ द सोल इज इंडीड लिमिटेड टू योर थ्री डायमेंशनल कंसेप्ट। हमारा दिमाग थ्री डायमेंशन में सोचता है। जैसे वो थ्री डी, वो चश्मे से सिर्फ थ्री डी दिखेगा, वन डी या फाइव डी नहीं दिखेगा। वैसे ही हमारा इक्विपमेंट जो है, इससे हम सिर्फ थ्री डी देखते हैं। तो हम उसी तरह हर चीज को, आत्मा को भी उस नजरिए से ही देखते हैं। द सोल कैन चेंज द फोकस ऑफ इट्स कॉन्शियसनेस एंड यूजेस कॉन्शियसनेस एज यू आई यूज योर द आईज इन योर हेड। जैसे हमारे सर के अंदर जो आंखें हैं, इस आंखों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जहां देखना है वहां पे उसको घुमा के इस्तेमाल कर सकते हैं। आत्मा के पास चित्त है, सोल के पास कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस को वो अनेक तरह से घुमा कर देख सकता है। ओके, ये एनालॉजी जो यहाँ दे रहे हैं, समझ में आ रही है बात? हमारी आत्मा के पास, हम जो हमारा बीइंगनेस है, हम जो है, उसके पास एक शक्ति है जिसको कहते हैं चित्त या चित्त शक्ति, या जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे द सोल हैज अ कॉन्शियसनेस। जैसे हम हमारी आंखें यूज करते हैं, और आपको गूबड़ की आंखें पता है ना, गूबड़ कैन टर्न इट्स नेक इन ऑल डायरेक्शंस, राइट? 360 डिग्रीज में वो घुमा के देख सकता है। हमारे आत्मा के पास, या हम जो है, हमारी चित्त शक्तियां अनेक है हमारे पास, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। और वो बदल सकता है दिशा, वो जिस जगह ले जाना है उसको, चित्त को वो ले जा सकता है। राइट नाउ इन माई लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, आई एम सिंपली अवेयर ऑफ द फैक्ट, स्ट्रेंज एज इट मे सीम, दैट आई एम नॉट माई कॉन्शियसनेस। अब ये मैं यानी मेरा चित्त, ये कंक्लूजन गलत है। वो बोलता है हमको पता है हम चित्त नहीं है। चित्त में फ्लक्चुएशंस होते हैं, चित्त में मूवमेंट होती है। आत्मा में कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, आत्मा में कुछ भी नहीं होता। तो मुझे पता है कि मैं यानी चित्त नहीं हूं। ऑलराइट, समझो थोड़ा सा बात को। माई कॉन्शियसनेस इज एन एट्रीब्यूट टू बी यूज्ड बाय मी। मेरा चित्त मेरी एक शक्ति है जिसका मैं वापर करता हूं या इस्तेमाल करता हूं, यूज करता हूं। दिस अप्लाइज टू ईच ऑफ द रीडर्स ऑफ दिस बुक, इवन दो द नॉलेज में बी हिडन। सोल और एंटिटी देन इज मोर देन कॉन्शियसनेस। इसलिए यानी हमारे शास्त्र में परफेक्ट हमने वर्गीकरण किया हुआ है। पुरुष एक है, मूल प्रकृति एक है। मूल प्रकृति यानी प्योर कॉन्शियसनेस,
और प्योर कॉन्शियसनेस जब गतिशीलता उसके अंदर त्रिगुण के वजह से आती है, रूट अजम्पशंस के वजह से जब मूवमेंट आता है, तब वहां पे एक अनुभव तैयार होता है, या उसके अनेक रूप तैयार होते हैं। इज दिस क्लियर? सो ये जो परसों 2 दिन 3 दिन पहले स्वाति जी पूछ रही थी, ये श्वेत यानी महाअवतार बाबा जी जैसा है क्या? यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है या मुझे जो समझ रहा है वो ये है कि कुछ है ही नहीं। ना कोई श्वेत है, ना कोई महाअवतार बाबा जी है, ना आप हो, ना मैं हूं, कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल वन, विच वी विल कॉल, उसको नाम तो कुछ देना होगा, तो हम उसको पुरुष कहेंगे, सोल कहेंगे, एंटिटी कहेंगे, ऐसे अनेक नाम हम उसको दे देंगे, परब्रह्म कहेंगे, परमात्मा कहेंगे। तो जो भी कुछ है वो सारा खेल है। एवरीथिंग इज अ प्ले। माया कहते हैं इसे, लीला कहते हैं इसे। अनेक दुनिया, अनेक कॉन्शियसनेस में से अनेक ब्रह्मांड तैयार होते हैं। वो अनेक ब्रह्मांड के अंदर अनेक उनके रीति रिवाज सिस्टम्स होते हैं। अनेक सिस्टम के हिसाब से वो ऑपरेटिव उनका चलता है। लेकिन बेसिकली कुछ है ही नहीं। Every system, every teacher, every guru is ultimately telling you the same thing. There is nothing, no thing. There is no body, no time, no space, nowhere. Your mind, uh, this is, I'm just, मेरे मन की बात मैं बता रही हूँ, मुझे जो समझ रहा है वो मैं बता रही हूँ। आई वुड लव इट इफ यू गिव मी एन आर्ग्यूमेंट, तो मुझे क्लैरिटी मिलेगी। या मेरा चुक रहा है तो उसको सच, मतलब उसको करेक्शन हो सकेगा। देखो वो क्या बोल रहे हैं। My consciousness is an attribute to be used by me. This applies to each reader of this book, even though the knowledge may be hidden. Soul or entity is more than consciousness. तो ये जो चित्त है, जो मूल चित्त है, उसको हम मूल प्रकृति भी कहते हैं। पर ब्रह्म का हिस्सा ब्रह्म, परमात्मा का हिस्सा आत्मा, ये एक मूल रूप में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बनता। इसमें गतिशीलता आती है तो दुनिया खड़ी हो जाती है, ब्रह्मांड खड़े हो जाते हैं। लेकिन है क्या? सोल इज मच मोर देन कॉन्शियसनेस। ये सेंटेंस को मैं समझा रही हूं या समझने की खुद कोशिश कर रही हूं। That a soul is much more than consciousness. Consciousness creates. Soul does nothing. Soul does no creation. कई शास्त्रों में, कोई कोई उपनिषद में हमने ये वाक्य भी पढ़ा है कि पुरुष के लिए ये सब किया जा रहा है। प्रकृति सारा रास जो रचती है, सारा खेल जो खेलती है, वो पुरुष के आनंद के लिए। लेकिन पुरुष कुछ नहीं चाहता। वो पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते है, उसी का हिस्सा प्रकृति है, जो भी मूल रूप में कुछ नहीं चाहती। एक योगी जिसके में ये बात समझ में आ गई है, वो पहले तो मूल प्रकृति में आने की कोशिश करता है। यानी he keeps his consciousness steady and still and silent until it can merge with the, तो जो स्वाति जी ने पूछा था, स्वाति जी ये पूछ रही थी कि वो सबीज है सब कुछ,
until it merges with the निर्बीज. ये वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं, classification, is all the limitation of our brain, of our mind. It is the limited mind and the limited brain who wants to see things sequentially. When there is nothing, no sequence, it's all one. There is only one. Ekam. That's all. Yes, Swati, बोलिए, कुछ बोलना चाहती है आप? तिकडे म्हणजे मला असं डोक्यात आलं की माया आहे म्हणजे प्रकृतीचा आहे. अभी माया पे आते हैं हम. हा, माया आहे, प्रकृती आहे, आणि प्रकृती पंचमहाभूताचं वर्गीकरण झालेलं नाहीये, ते एकत्र आहे सगळं. त्रिगुणच नाहीये तर वर्गीकरण कुठून होणार? वर्गीकरणच नाहीये, त्यामुळे फक्त ती होल फॉर्म तिचा आहे, पण ती आहे हो, बस. पण ती म्हणजे पुरुष नव्हे. नाही, हा, ती प्रकृती बस म्हणून तिथे आहे, म्हणजे बस हे आपण जी महामाया म्हणू असं. चालेल. बस. करेक्ट. ते महामाया आजच मी लिहिलं, आता सूत्रांमध्ये लिहिलं का इकडे लिहिलं मला आठवत नाही. बहुतेक सूत्रांमध्ये लिहिलं, माया आणि महामाया. आम्ही आजच हे शब्द सकाळी लिहिले. वी आर ऑल सेम कॉन्शियसनेस. मेरा मुद्दा हा आहे, पुरुष वेगळा आणि चित्शक्ती वेगळी, हा मुळात मुद्दा आहे. आणि चित्शक्तीपेक्षा पुरुष जो आहे तो वेगळा पण आहे, आणि खूप त्याला आपण जसं समजतो तसं समजू नाही शकत. अरे, कारण त्याच्यात कुठले गुणच नाहीये. तो निर्गुण निराकार आहे तो. राईट, हाच मेन मुद्दा होता. वेन आई एंटर योर एनवायरमेंट, आई टर्न माई कॉन्शियसनेस. अभी उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि मैं जो हूं, मैं अपनी चित्त शक्ति को जहां चाहे, एक जैसे तुम्हारी आंखें जिस दिशा में चाहो उस दिशा में घुमाते हो, वैसे मैं अपनी चित्त शक्ति को, अपने कॉन्शियसनेस को जहां चाहे वहां घुमा सकता हूं. तो फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूं? वो कह रहे हैं, when I enter your environment, I turn my consciousness in your direction. Therefore, in one way, I translate what I am into an event that you can understand to some extent. तो अब मैंने नजर कहाँ घुमाई है? मेरा कॉन्शियसनेस मैंने कहाँ घुमाया है? मेरा कॉन्शियसनेस मैंने तुम्हारी तरफ घुमाया हुआ है. और मैं इस तरह से खुद को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत तो भी तुम मुझे जान सको, पहचान सको. क्योंकि वो शरीर में नहीं है, तो वो उसका रूप में तो वो हाजिर नहीं हो सकते. In a much more limited manner, any artist does the same thing when he translates what he is or a portion of it into a painting. हर आर्टिस्ट भी तो वही करता है, खुद जो है उसको वो कैनवस पे उतारता है. हाँ? वो अपने आप को व्यक्त करता है. देर इज एट लीस्ट एन इवोकेटिव एनोलॉजी देर. When I enter your system, I intrude into three-dimensional reality, and you must interpret what happens in the light of your own root assumptions. तो जब मेरा चित शक्ति मैं तुम्हारी तरफ घुमाता हूँ, तुम्हारे थ्री डायमेंशनल दुनिया में मैं अपने कॉन्शियसनेस को जब घुमाता हूँ, तब वो कहते हैं कि तुम्हारी मान्यताओं के हिसाब से, तुम्हारे त्रिगुण के हिसाब से, तुम्हारे रूट असम्पशंस के हिसाब से तुम्हें मुझे समझना होगा. ठीक है? नाउ, वेदर और नॉट यू रियलाइज इट, each of you intrudes other into other systems of reality. आप भी यही करते हो. कभी in your dream states, without the full participation of your normally conscious self, सपने में भी हम वही करते हैं. हम किसी अपना कॉन्शियसनेस जो है, ये किसी और दुनिया के तरफ हम घुमाते हैं. कौन सी दुनिया? जहां पे हमारी दुनिया के नियम नहीं है. ठीक है, तो हम उसको घुमाते हैं. In subjective experience, you leave behind physical existence and act at times with strong purpose and creative validity
within the dreams that you forget the instant you awaken. क्या वहां पे निर्णय लेते हो आप, एक्शन लेते हो, देखते हो, समझते हो, सोचते हो, बोलते हो, कर देते हो? हाँ, सपने में हम क्या क्या नहीं करते, राईट? शिशुपासन बरंच काय काय स्वप्नांमध्ये होत असतं. दे हॅव डीप मिनिंग्स, ऑल these dreams we have to decode them. We do all of these things in our dreams. The minute we wake up we forget. उठते ही भूल जाते हैं. हमारा कॉन्शियसनेस हमने जिस दुनिया में ले गए थे, उसमें से हम हमारा कॉन्शियसनेस को वापस ले आते हैं, और फिर वो उस दुनिया का हमें कोई बातें ध्यान नहीं रहती. When you think of the purpose of your existence, you think in terms of daily waking life, but you also work at your purpose in these other dream dimensions, and you are then in communication with other portions of your own entity at work at endeavors quite as valid as those you are about in waking life. हम जब खुद के बारे में सोचते हैं ना, तो हम कैसे सोचते हैं? वो जो नींद से जगी कब तक थी, जब तक उसको फिर से नींद नहीं लग गई. यानी जागृत अवस्था की मैं, यानी मैं. इज दिस राइट? सही बात है. वो स्वप्न में मैंने जिस सारथी को देखा था, वो यानी मैं नहीं. जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, तो जागृत अवस्था का हमारा जो व्यक्तिमत्व है, पर्सनालिटी है, वो यानी मैं, ऐसा हम समझते हैं. तो हमको लगता है जब हम जगे हुए हैं, तो जिस कारण हमने जन्म लिया है, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो पर्पस है जागृत अवस्था में, वो पर्पस ही हमारा पर्पस, वो पर्पस के सिर्फ जागृत अवस्था में उसका काम हम कर सकते हैं. मैंने शादी कर ली, मैं एक बीवी एक बहू बन गई, जिसको हम धर्म भी कहते हैं. तो मेरा बीवी और बहू होना ये सिर्फ मेरे जागृत अवस्था में, नींद लगने के बाद नहीं. राइट? वी आर नॉट देयर एनी मोर. वो कहते हैं जो भी काम तुम खुद को समझते हो ना, कि ये मैं एक हाउसवाइफ, अगर मैं ये ऐसा समझूं, तो मैं जागृत अवस्था में हाउसवाइफ के पर्पस, हाउसवाइफ के काम, इसके बारे में ही सोचूंगी या उसकी तरफ ही काम करूंगी. लेकिन जब मुझे नींद लगती है, सपने में भी तो मैं सब्जी लेकर आती हूँ. होता है ना कभी कभार, रोज नहीं करते पर होता है ना. यानी मेरा जो ध्येय है, मेरा जो पर्पस है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हर तीनों अवस्था में चलता रहता है. वही बात वो कह रहे हैं कि दूसरे ये ड्रीम डायमेंशन, हमारा स्वप्न लोक एक ड्रीम डायमेंशन है, एक अलग डायमेंशन है. उसमें भी हम वही करते रहते हैं, वहां पे हमारा काम जारी रहता है. एंड यू आर, अपने ही हिस्सों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं. स्वप्न देखने वाला मेरा चित्त एक हिस्सा है, जागृत अवस्था में ऑपरेट होने वाला मेरा चित्त, मेरा कॉन्शियसनेस एक अलग हिस्सा है. दोनों मेरे ही है. एक को मैंने इधर प्रोजेक्ट किया, दूसरे को मैंने उधर प्रोजेक्ट किया. बोथ द कॉन्शियसनेसेस आर माइंड इन दिस एग्जाम्पल. ओके? और दोनों सही है. हमने अभी अभी षड्दर्शन पढ़ा, सांख्य पढ़ा, हमने उपनिषद में भी ये पढ़ा कि स्वप्न, हमने त्रिपुरा रहस्य में भी यही पढ़ा, हमने अष्टवक्र गीता में भी यही पढ़ा. जागृत स्वप्न अवस्था दोनों सेम है, एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है. वहां पे उन्होंने क्या समझाया हमें? क्योंकि तुम्हारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, ये सारे हमारे चित्त शक्ति है, जो यहाँ पे श्वेत बात कर रहे हैं, ये सब है ऑपरेटिंग दोनों अवस्था में, ड्रीम में भी और जागृत में भी, अवेकन स्टेट में भी.
तो ये दोनों स्टेट एक ही तो हुए, अलग नहीं है एक दूसरे से। हाँ, तीसरी अवस्था है वो अलग बनती है। पतंजलि के योग सूत्र में जहां पे वो निद्रा को वृत्ति कहते हैं, वहीं पे यही चर्चा हमने की। निद्रा को क्लेशदायी वृत्ति क्यों बोला उन्होंने? यू रिमेम्बर, राइट? पतंजलि's निद्रा is one of the vritti which can be klishta or aklishta. Why is he calling sleep a vritti? Deep sleep, सुषुप्ति को वो वृत्ति बोल रहे हैं। You are in an unconscious state, फिर कैसे बोल रहे हैं वृत्ति है करके? इसलिए क्योंकि वो निद्रा के अनुभव के बाद उस अनुभव को महसूस करता है तुम्हारा मन। कैसे? आह, क्या मस्त नींद लगी। या तो कहते हो यार, नींद ही, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, क्लिष्ट अक्लिष्ट। और सोना जाती हूँ, नहीं हुई मेरी नींद, क्लिष्ट। वाह, क्या मस्त नींद हो गई, अक्लिष्ट। किसी भी अनुभव, इसलिए ये तीनों अवस्था क्लिष्ट भी हो सकती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। दे कैन बी बोथ पेनफुल एंड प्लेजरेबल, क्लिष्ट अक्लिष्ट। सबसे बेस्ट अवस्था इज ऑफ द कॉन्शियसनेस। किसकी अवस्था है ये? चित्त की अवस्थाएं है। दीज आर द स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। विच इज प्रेफरेबल? द फोर्थ काइंड, निरुद्ध, विच इज स्टेडी, नथिंग हैपनिंग, नो मूवमेंट। इज दिस मेकिंग सेंस? बरोबर बोलते का मी? राईट? हीच गोष्ट इकडे शेत सांगतायत आपल्याला। दोन्ही व्हॅलिड आहे, जागृत पण व्हॅलिड आहे आणि स्वप्न पण व्हॅलिड आहे. वेन आय कॉन्टॅक्ट युअर रियालिटी, देअर फोर इट इज ॲज इफ आय वर एंटरिंग वन ऑफ युअर ड्रीम्स. तो मैं जब तुम्हारी दुनिया में आता हूं, ये तुम्हारे सपने में आने जैसा समझ लो कि होता है. आई कैन बी अवेयर ऑफ माई सेल्फ as I dictate this book through Jane Roberts, and yet also be aware of myself in my own environment, for I send only a portion of myself over here. As you perhaps send out a portion of your consciousness, as you write a letter to a friend, and yet you are aware of the room in which you sit. वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण देकर वो भी ये बताने कि जैसे सपने में जैसे तुम चले जाते हो, वैसे तुम्हारी दुनिया में मैं आ जाता हूँ. मैं यहाँ भी हूँ, लेकिन मैं मेरे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ मेरा एक हिस्सा लाया है, और वहां पे वो मैं हूं जो वहां से अपने हिस्से को यहाँ पे भेज रहा है. जैसे हम एक मित्र को पत्र लिखते हैं, हम यहाँ पे है, हम पत्र लिख रहे हैं, हमारा एक हिस्सा उस पत्र के माध्यम से हमारे मित्र को हम भेज रहे हैं. राइट? सो इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस वी आर, दैट यू आर शेयरिंग. Alright. Now, I send out much more than you do in a letter. हाँ, लेकिन फर्क है, तुम्हारे पत्र में तुम जितना भेजते हो ना, उससे बहुत ज्यादा अधिक मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं भेजता हूँ खुद को. ओके? फॉर अ पोर्शन ऑफ माई कॉन्शियसनेस इज नाउ विद इन द एंट्रांस्ड वुमन एज आई डिक्टेट, बट द एनालॉजी इज क्लोज इनफ. ये उदाहरण चल जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये जो औरत जिसके माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, मेरे चित्त शक्ति का एक हिस्सा अब भी इसके अंदर है. ओके? सो अ पोर्शन ऑफ माय कॉन्शियसनेस इज वेरी मच present in this woman as I talk to you, as I dictate this book. Right? My environment, as I mentioned earlier, is not one of personality recently dead in your terms, but later I will describe what you expect under those conditions. अभी ये यहाँ पे मृत्यु की वो बात कर रहे हैं. आपकी दुनिया में जब किसी का मृत्यु हो जाता है, तो वो अवस्था कौन सी होती है मैं आगे जाकर समझाऊंगा.
One large difference, am I right? My environment, as I mentioned earlier, is not one of your personality recently dead in your terms, but later I will describe what you expect under those conditions. One large difference between your environment and mine is that you must physically materialize mental acts as physical matter. Okay? हमारी दुनिया का एक नियम ये है, हमारी दुनिया में, हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो आता है ना, उसको रूप देना जरूरी है, उसको अस्तित्व में लाना जरूरी है, उसको मैनिफेस्ट करना जरूरी है, हर सॉलिड चीज वस्तु में कन्वर्ट करना जरूरी है. नथिंग विद इन अस कैन रिमेन एज ओनली एन आइडिया. आ रही है बात समझ में? वी हैव टू ब्रिंग, गिव इट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. ठीक है? सी, वो क्या कह रहे हैं. One large difference between we understand the reality of mental acts and recognize their brilliant validity. We accept them for what they are, and therefore we are beyond the necessity to materialize them and interpret them in such a rigid manner. Okay? जो भी हम सोचते हैं उसको अस्तित्व में लाते हैं, उसका महत्व हमारे लिए बहुत है. जब तक वो अस्तित्व में नहीं आता, हमको चैन नहीं पड़ता. एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी बीवी, एक अच्छा पति, बच्चे, चीज वस्तुएं, घर, गाड़ी, घोड़ा, सब पकड़ लो. दोस्त, गुरु शिष्य, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सब पकड़ लो. जो भी हमारे दिमाग में आता है, उसको हमारे अनुभव में आने के लिए अस्तित्व में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है. और क्योंकि उसके बगैर हमारे होने का हमें महत्व महसूस नहीं होता. दैट इज द वैलिडिटी ऑफ अवर एग्जिस्टेंस. वी डोंट फील द वैलिडिटी अनलेस वी हैव क्रिएटेड what we have thought about. ऑलराइट? अब श्वेत कह रहे हैं हमें ये आता है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है. जो महत्व उसका आपके लिए है महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है. हमारा एग्जिस्टेंस, हम उसमें पूरी तरह से वैलिड है. कोई भी वस्तु, व्यक्ति, विषय के अस्तित्व से मेरा अस्तित्व है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूं. ये वाक्य हमारी लाइफ में कितनी बार बोलते हैं? सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट? राइट? नियरेस्ट डियरेस्ट वन से लेके चीज वस्तु है, सुख सुविधाएं, साधन, सोशल स्टेटस, राइट? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. वी डोंट नीड इट. आई विल से फ्रेंड्स ओवर हियर, इफ वी रीच दैट पॉइंट, तुम हो इसलिए मैं हूं, वरना मैं कुछ भी नहीं हूं, और आप सोचने लगे कि मैं हूं इसलिए आप हो, वरना आप कुछ भी नहीं हो, ये जब हमारे बीच में से कैंसल आउट हो जाएगा, और मुझे तो लगता है काफी हद तक ये कैंसल्ड आउट है, इतना हमारा आत्मिक कनेक्शन एक दूसरे के साथ है. बिकॉज वी नो इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी. एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए महत्व है, लेकिन जरूरी नहीं है. ओके? सो योर अर्थ, तो वो समझाते हैं कि हमारी दुनिया में हम ये सब कर सकते हैं, आपकी जैसी दुनिया पर हमें जरूरी नहीं है, इसलिए हमारी इसमें कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होता. अब देखो वो क्या कह रहे. योर अर्थ वॉज वेरी डियर टू मी. ये जो आपका भूलोक है ना, पृथ्वी जो है आपकी, ये मेरे दिल के बहुत करीब है. मुझे ये बहुत पसंद था.
I can now turn the focus of my consciousness towards it, and if I choose, experience it as you do. अब ये दिस इज माई, आप कहते हो ना, अगर कोई कहता है कि मैं महाबलेश्वर भाई कितने भी बार जा सकता हूँ, राइट, हमारी फेवरेट जगह होती है, हम क्या कहते हैं, मैं महाबलेश्वर यार कितने भी बार चला जाऊं, गोवा कितने भी बार चला जाऊं, हम बहुत बार जाते हैं फिर भी जाने का मन करता है, हमारी वो फेवरेट जगह होती है। श्वेत कह रहे हैं तुम्हारी दुनिया मेरी फेवरेट जगह रही है, मुझे यहाँ ये दुनिया आगे वो काफी तारीफ करते हैं हमारी अर्थ की, और क्या उनको अच्छा लगता है वो बताते हैं। आई डोंट नो वेदर इन दिस बुक और अदर बुक, लेकिन वो जब बताते वो सुनने के बाद हमें भी अपनी दुनिया बहुत, अरे हमने इस नजरिए से देखा ही नहीं, ऐसा हमें महसूस होने लगता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, इफ आई चूज आई कैन एक्सपीरियंस इट एज यू डू, बट आई कैन ऑल्सो परसीव इट इन मेनी वेज दैट यू कैन नॉट इन योर टाइम, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो वो, उनको ये दुनिया अपनी बहुत पसंद है, तो यहाँ की सिस्टम उनको अच्छी तरह से पता है, तो उनके लिए यहाँ आना भी आसान है। और जैसे हम आंखों से इस दुनिया को देखते हैं, कानों से नाद आवाजें सुनते हैं, वैसे वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब, ये शरीर लिए बगैर, ये इंद्रिय लिए बगैर मैं तुम्हारी दुनिया का अनुभव ले सकता हूँ। हाँ, मैं इसको देख सकता हूँ, मैं इसको जान सकता हूँ, तो मुझे शरीर रूप लेने की जरूरत नहीं है। नाउ some of you who read this book will immediately and intuitively grasp what I'm saying, for you will have already suspected that you are viewing experience through highly distorted, though colorful figurative lenses. अब कुछ लोग आप में से, आप वो कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं, जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि हमने चश्मा लगाया है और उस चश्मे में से हम इस दुनिया को देखते हैं, रंगी बेरंगी दिखता है ये दुनिया रंगी बेरंगी, लेकिन वो गिरगिट की तरह है, कभी भी रंग बदल सकती है, राइट। और इसलिए जो दिखता है वो वैसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगले ही क्षण वो बदल जाने वाला है। नथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम, अनित्य। हमारी दुनिया कैसी है? अनित्य है। हाँ, स्वाति इकडेच लिहिलंय मी, माया महामाया। ऑलराइट, तो जो हमारे नजरिए के हिसाब से हमारी दुनिया, हमारा नजरिया बदल गया तो भी दुनिया बदल जाती है। हाँ, जो बुरी थी वो आज अच्छी बन जाती है, जो अच्छी थी वो आज बुरी बन जाती है। सो हाईली डिस्टॉर्टेड, दो कलरफुल फिगरेटिव लेंसेस, तो हमारे दृष्टि ही वैसी है, हमारा दृष्टिकोण ही वैसा है। Remember also that if physical reality is, in a larger sense, an illusion, it is an illusion caused by a greater reality. तो अगर ये तुम्हारी बनी बनाई दुनिया जो है ये एक माया है, तो इससे बड़ा जो महामाया है उसी में से ये बनी है। मैंने आज सकाळी आई वॉज रीडिंग दिस अप अ लिटिल बिट, एंड आई हैव स्वाति रिटन दिस वर्ड्स ओवर हियर। इट इज एन इल्यूजन कॉज्ड बाय अ ग्रेटर रियलिटी। तो इस माया को एक महामाया ने बनाया हुआ है। द इल्यूजन इट सेल्फ हैज अ पर्पस एंड अ मीनिंग। और महामाया भी यूं ही उसने कुछ नहीं किया है, उसमें भी कोई कारण है, उसमें भी कोई वजह है, और उसका भी कुछ काम है। वो कुछ कुछ तो पर्पस, कुछ तो रीजन है, कुछ तो अर्थ है, मीनिंग है उसको। इसलिए ये पूरा मायावी दुनिया खड़ी होने के पीछे कोई तो कारण है, यूं ही नहीं बनाया। इज दिस ओके? आर यू गुड विद दिस? राइट। यहाँ पे वो कह देते हैं यू मे टेक अ ब्रेक, और फिर से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता है, 15 मिनट बाद शुरू हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं perhaps it is better to say that physical reality is one form
दैट रियलिटी टेक्स। तो ये जो भौतिक दुनिया है, ये महामाया का एक मायावी रूप है। अनेक माया खड़ी हो सकती है, राइट? एक रूप है। In your system, however, you are focused much more intensely upon one relatively small aspect of experience. अच्छा, ये दुनिया है, ये दुनिया पे हम फोकस्ड होते पूरी तरह से, एज अ होल। तो हम इसको बहुत अलग नजरिए से देखते, ठीक है? लेकिन हम इस मायावी दुनिया के भी एक छोटे से हिस्से पे फोकस्ड है। हमको बस वो उतना ही दिखता है, रिलेटिवली स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और इतनी तीव्रता से हम उसको देख रहे, इतना इंटेंसली हम उसको देख रहे कि हमको लगता है बस यही सत्य है, वो पूरा दिख ही नहीं रहा। राइट? आप जी। जी इस बात पे मेरे साथ हम्म। कि मैं रोज नहा के गैलरी में खड़ी रहती हूँ, हम्म। आंख बंद करके। मेरे सामने पूरे झाड़ी है, हम्म। आंख बंद करके जैसे ही खोलती हूँ तो उसका इतना सुंदरता आती है, उसमें ग्रीनरी आ जाती पूरी, 1-2 सेकंड के लिए, फिर जो वही जो है वही दिखता है। वही दिखता है। हाँ, हाँ। तो तो उतना 1-2 सेकंड के लिए खाली मेरे को उसका जो रूप है ना, सुंदर, बहुत सुंदरता दिखती है उसकी। बहुत सुंदर अनुभव चारू जी। ये चित शक्ति जब इकट्ठी हो जाती है ना, नजरिया ही बदल जाता है। जब आंखें खुली है ना, तो डिवाइडेड है अटेंशन हमारा। कुछ क्षण के लिए आपने आंखें बंद कर दी, अनफोकस्ड, जो फोकस थे वो अनफोकस्ड हो गए, सब्जेक्टिव में आ गए। ऑब्जेक्टिव थे तो सब्जेक्टिव में आ गए, और आपको नजरिया ही बदल जाता है, जो है जी, उससे बहुत अलग दिखता है। ट्रू ट्रू। बहुत सुंदर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। यस। राइट। तो तो बोलते हैं इसलिए हमारे अनुभव, देखो अभी चारू जी ने जो बताया, अनुभव ही बदल गया। वरना उनको वो एक पत्ता दिखता, एक टहनी दिखती, एक हिस्सा दिखता, वो पूरा नजरिया एक साथ नहीं दिखता। राइट? सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर, कि रिलेटिवली स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस वी कैन ट्रैवल फ्रीली थ्रू वेरिंग नंबर्स ऑफ सच रियलिटीज। लेकिन हमें हमारा नजरिया, हमारी आंखें सीमित है, हमारा मन सीमित है, इसलिए हमारा देखना भी सीमित है। लेकिन शेत कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई सीमाएं नहीं है, हम मुक्त व्यवहार कर सकते हैं, हम अनेक रियलिटीज में चले जाते हैं, और हम कुछ भी देख सकते हैं। अवर एक्सपीरियंस एट दिस पॉइंट इंक्लूड्स अवर वर्क इन ईच। आई डू नॉट मीन टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर प्रेजेंट पर्सनैलिटीज नॉर ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, टू द कॉन्ट्रेरी प्लीज। मैं जब आपको ये कह रहा हूं कि आपकी सीमित है और मेरी असीमित है, तो आपकी कम है या गलत है और मेरी ज्यादा है या अच्छी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता। उसका विरुद्ध कहना चाहता हूं। थ्री डायमेंशनल एक्सपीरियंस इज एन इनवैल्यूएबल प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। बड़े बड़े मास्टर्स ने ये कहा है। पहली बार तो मैंने डॉक्टर न्यूटन के पास ही ये सुना था। द अर्थ स्कूल, ऐसा कहते हैं। ये जो हमारा भूलोक है, ये एक ऐसा स्कूल है, ऐसा यूनिवर्सिटी है। डॉलरिस के बातों में इसके बारे में बहुत बार उनके मुंह से ये द अर्थ स्कूल सुनने को मिलता है। ऐसी जगह है जहां पे इतने सीखने में जो मजा आती है, अगर आप किसी और ब्रह्मांड, किसी और दुनिया में चले जाओ, वहां पे सीखने में इतनी मजा नहीं आएगी जो मजा यहाँ पे आती है। अनेक अनेक जिमखाना होते हैं, अनेक प्लेग्राउंड्स होते हैं, लेकिन देखो कोई कोई प्लेग्राउंड पे बहुत मजा आता है, और कोई कोई जिम में वर्कआउट करने में बहुत मजा आता है, या कोई कोई क्लब्स में बहुत एंजॉय होता है, कोई कोई, बाकी के नहीं। तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मजा यहाँ पे थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड की है,
दिस इज एन इनवैल्यूएबल प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे जो तुम सीख, हम कहते हैं ना कि ऑक्सफोर्ड से जो पास है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है वो बेस्ट होते हैं, या जो इंडिया में आईआईटी आईआईएम है वो बेस्ट होते हैं, या एनआईडी है वो बेस्ट होते हैं। यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी है। Exactly what our Earth School is one of the best schools. That is what they say. Okay, invaluable place of training. Your personality, as you now know it, will indeed persevere and with its memories, but it is only a part of your entire identity, even as your childhood in this life is an extremely important part of your present personality, though now you are far more than a child. Right? आप अभी एक प्रौढ़ व्यक्ति है, बड़े हो गए हो। आप कभी बच्चा हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है तुम्हारा। वो बच्चा जो था, जो आप वो बच्चे थे, वो बच्चा आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, आपके अस्तित्व का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो छोटी थी इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से हम है कौन? हम है आत्मा, हम है प्योर कॉन्शियसनेस, हम है पुरुष, वही पर ब्रह्म, वही परमात्मा का हम हिस्सा है। तो क्या मेरा शरीर यूजलेस है? मैं इसको नष्ट कर दूं? क्या मेरा मन यूजलेस है? क्या मेरी बुद्धि? नहीं। इन सब का होना, क्या ये त्रिगुण, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये जो भी पंच महाभूत, उनकी तन्मात्रा, सबका अपना अपना महत्व हमारे जीवन में है ही है। लेकिन ये सारी चीजें यानी हम, ऐसा नहीं है। ये सारे हमारे हैं, हमारे हिस्से हैं। हम बहुत कुछ है, हम बहुत बड़े हैं। उसके ये छोटे छोटे अनेक हिस्से हैं। जैसे किसी भी इंसान के अंदर का बच्चा उसका एक हिस्सा है, या यंग यूथ उसका एक हिस्सा है। ओके, बड़े हो गए इसलिए अब वो बच्चा काम का नहीं, ऐसा नहीं होता। यू विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप एंड यू विल बिकम। तो एक चीज उन्होंने यहाँ की है कि तुम्हारा जो व्यक्तिमत्व है, तुम्हारा जो अस्तित्व है, उसमें एक गुण है, आप छोड़ोगे नहीं, परसिवियर करेंगे। यानी आप सीख के ही रहोगे, आप करके ही रहोगे। वो कह रहे हैं स्मृति रूप में हम बार बार आते रहेंगे। अगेन यहाँ पे स्मृति कर्म संस्कार ये आ जाते हैं। वो स्मृतियों की वजह से संस्कार है, और वो स्मृति और संस्कार के वजह से पुनर्जन्म है। हम बार बार आते ही रहेंगे जब तक हम ग्रेजुएट ना हो जाए, जब तक हम सीख ना ले। जो भी हमारा सीखना है, इस स्कूल में जिस चीज के लिए हम आए हैं, हम बार बार आते ही रहेंगे। यू विल ग्रो एंड डेवलप एंड यू विल बिकम अवेयर ऑफ एनवायरमेंट्स इवन एज यू लेफ्ट योर चाइल्डहुड होम। बचपन का घर छोड़कर शहर आ गए, गांव छोड़कर शहर आ गए। वो बड़े होते ही रहोगे, तुम बढ़ते ही रहोगे। लेकिन, और लेकिन ये बढ़ते बढ़ते आपको बाकी की दुनिया भी समझ में आने लगेगी। आपके बाकी के कॉन्शियसनेस, आपकी चित्त शक्तियां, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था कि अरे मेरे अंदर ये शक्तियां हैं, वो शक्तियां को आप जानने लगोगे, समझने लगोगे। आप बढ़ोगे, आप बड़े होंगे, यू विल ग्रो एंड डेवलप। बट environments are not objective things. Okay, conglomerations of objects that exist independently of you. अब देखो, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण है, हमारी जो दुनिया है, ओके, वातावरण से भी मुझे ये दुनिया, ये शब्द यहाँ पे ठीक लगता है। हमारी दुनिया यानी कोई चीज वस्तुएं नहीं है। हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, ये कोई चीज वस्तुएं नहीं है। ये मेरे से भिन्न है, हमारे से अलग है, हमारे से भिन्न है। इंस्टेड यू फॉर्म देम एंड दे आर क्वाइट लिटरली
एक्सटेंशंस ऑफ योर सेल्फ। आप जहां पे अभी बैठे हो, देखो आजू बाजू में, हाँ, जो भी रूम में आप बैठे हो, आप जिस गद्दी पे बैठे हो, जिस कुर्सी पे बैठे हो, आपके गोद में जो तकिया है या आपके आसपास में जो फर्नीचर है, आपकी जो दीवारें है, उसका जो रंग है, ये सब कुछ किसका है? आपका है। सही है? यस, नो, टेल मी यस और नो। है कि नहीं है? तो आप ही के कॉन्शियसनेस का ये एक एक्सटेंशन है। ये यहाँ पे शेत बोल रहे हैं, ये दुनिया आपने बनाई है। इसलिए किसी भी की भी दुनिया, दो दुनिया एक जैसी नहीं होती। आपने कभी देखे, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ ना, तो मैं कभी कभी ट्विन हाउसेस देखती हूँ, आइडेंटिकल लग के, बीच की दीवार एक है, दो घर, तीन घर, चार घर, ऐसे ट्विन हाउसेस या थ्री हाउसेस, फोर हाउसेस। बाहर से उन लोग ने कितना भी सेम कलर दे दिया, आर्किटेक्चरल डिजाइन सेम बना दी, हर एक के घर के अंदर जाओ आप, अलग होगा। ट्विन्स है, सेम दिखते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, दोनों के स्वभाव अलग, दोनों के चॉइसेस अलग। ये हमारी चित शक्ति का क्रिएशन है। ये बात यहाँ पे शेत समझा रहे हैं, इसको हमने बनाया है। दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। Instead, you form them, and they are literally extensions of yourself. Materialized mental acts, जो तुमने सोचा वो तुमने अस्तित्व में लाया। आप कहोगे मैंने तो दुकान से लाया, हाँ, लेकिन वो दुकान से वही चीज लाने का काम तुमने ही किया है। राइट? सो यू हैव, तो जो भी मन में था उसको भौतिक रूप, शारीरिक रूप दे दिया आपने। दैट एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस, वो तुम्हारा हिस्सा बन गया। क्या कहते हैं हम? मेरा घर, मेरा बेड, मेरा टेबल, मेरा चेयर, क्योंकि ये मेरा हिस्सा है। और हम को क्रिएटर्स है, तो पति पत्नी साथ जाते हैं, सोफा सिलेक्ट करके लाते हैं, ये दोनों का को क्रिएशन है। वो सोफा दोनों का को क्रिएशन है। एक फैमिली को क्रिएट करती है, एक कम्युनिटी को क्रिएट करता है। इसलिए तो हम कहते हैं पंजाबी ऐसे, मारवाड़ी वैसे, गुजराती ऐसे, मराठी वैसे, बिकॉज दे आर ऑल को क्रिएटर्स, दे क्रिएट देयर ओन एनवायरमेंट। इसकी वो आगे बात करेंगे, आई विल नॉट गो इनटू दैट नाउ, लेट मी जस्ट फिनिश दिस। आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू फॉर्म योर एनवायरमेंट। आपकी दुनिया आप कैसे बनाते हो? आपने कहा ना अभी कि दुकान से लाके बनाते हैं, तो बोलते हैं आपकी दुनिया कैसे बनाते हो, मैं आपको बताऊंगा। आई फॉर्म माइंड फॉलोइंग द सेम रूल्स, क्योंकि मेरी दुनिया में उसी नियमों के हिसाब से बनाता हूँ। दो यू एंड अप विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड आई डू नॉट, लेकिन तुम तुम्हारी चीज वस्तुओं में तुम ले आते हो, मैं नहीं लाता। नाउ आई विल बिगिन देयर ऑन अवर बुक एट अवर नेक्स्ट सेशन। यहाँ पे मैं सेशन खत्म करता हूँ, और उसी सवाल से लेकर मैं अगले सेशन से कंटिन्यू करूंगा। ऑल राइट। अच्छा, थोड़ा सा और है, क्विकली मैं बता दूं। तो उसने एक सवाल पूछा था बीच में ही, मतलब जोसेफ ने भेजा था कि किताब के बारे में, कुड शी डिक्टेट द होल बुक फॉर शेत इन से अ मंथ्स वर्थ ऑफ डेली सेशंस, or did she need a certain amount of day-to-day living and experience over a period of months perhaps in order to be able to let the book, तो ये किताब कैसे लिखी जाए, इस बात को लेकर सवाल पूछा था। उसका जवाब यहाँ पे शेत दे देते हैं टू योर क्वेश्चन। द बुक कुड बी रिटन ऑन consecutive evenings as well as with our present method. A certain leeway is always left for spontaneity and surprises, so that anything in your experience can be used as an example or as a point about which I can build a discussion that I have already intended in your case. I suggest merely that Rupert try the bed arrangement for a week and then see what he thinks. अभी भी इन्होंने बेड बदला नहीं था, ओके? तो वो फिर से वो बोलते हैं
कि मैंने जिस दिशा से बेड को चेंज करने का बोला है पोजीशन, आप करके देखो। यहाँ पे जोसेफ कहते हैं अवर बेडरूम इज स्मॉल एंड इट्स डिफिकल्ट टू हैव द बेड लाइंड अप नॉर्थ साउथ, बिसाइड्स जेन कांट सी आउट द सिंगल विंडो, देन वी डिडंट टर्न द बेड एज जेन सजेस्टेड। तो शेत ने हमको बोला लेकिन हमारा बेड जो है ईस्ट वेस्ट रखते हैं तो खिड़की से बाहर दिखता है जेन को, और नॉर्थ साउथ वो कह रहे हैं तो वो रूम छोटा है, तो वो बिठा देंगे तो एक तो खिड़की भी नहीं दिखेगी, छोटा भी पड़ेगा, इसलिए हमने बदला नहीं है। I have funny feelings, Jane said when she was out of trance. I feel as though not much of time has passed since I started the book, but subjectively, I think there's a vast amount of information in it so far that somehow I'm expressing as an accumulated amount or a richness of experience. Maybe I'm looking for some crazy expression like condensed richness. Jane then used the analogy of a library without implying that she was getting the data from a library somewhere. वो कहती है, जेन कहती है अपने पति से कि ऐसा लग रहा है कि अम, बहुत ही थोड़ा समय हुआ है, कम सेशंस हुए हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा, जैसे कि लाइब्रेरी से अनेक किताब ले आई, बहुत सारा मटेरियल मिल गया हो, ऐसा महसूस हो रहा है। हमको भी वैसा ही महसूस हो रहा है कि नहीं? हुए हैं सिर्फ 40 पेजेस, लेकिन लग ऐसे रहा है कि बाप रे कितनी सारी बातें करी। सॉरी, यहाँ पे हम रुकेंगे, इट्स टाइम अप ऑलमोस्ट, नहीं हमारे पास है 4-5 मिनट, वी कैन डिस्कस, और इफ यू वांट टू ऐड कुछ कहना चाहो, और मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ कहो। राइट, तो जो सुना है वो समझ में आ रहा है ये भी, या पट रहा है या नहीं पट रहा, वी कैन अग्री, वी कैन ऑल्सो डिसएग्री, इट्स आवर क्लास, दिस प्ले इज अवर्स, हमारा नाटक है, हम खेल बनाएंगे। स्मिता, you want to add something to this? Yeah, yeah, okay, okay. It's very energizing and encouraging, or rather empowering to know that ये लाइफ में हम जो पर्पस समझते हैं, हम जी रहे हैं, वो तो हमारे हायर पर्पस का एक छोटा सा भाग है. Like I was just thinking just now that Aarti's purpose is to teach. Okay, so she goes on and on and on and on with it. Okay, and this purpose is a small part of a higher purpose that we are experiencing as an entity. True. It's very empowering to know that. Very empowering. And and when we come to know that this reality is an illusion, which he has told on and off so many times, but जो हम माया कहते हैं, it feels, I mean, it's a very liberating thought that हम किसके पीछे जाते हैं और भागते हैं और वो है ही नहीं. So what are we doing, what are we wasting our time on? True. So true. And sometimes it's empowering in the sense also, Smita, that I can decide whether I want to play the game or not. If I'm not interested, I'll not play this game. Yeah. We can choose not to play, and that is very empowering, क्योंकि ये खेल खेलना जरूरी नहीं है, जो खेल में मजा आता है वो खेलो, जिसमें मजा नहीं आता, जहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ पे नाराजगी होती है, दुख होता है, वो वाले तो जो भी क्लिष्ट है छोड़ दो, सब कुछ मैं नहीं खेलूंगी। वो बच्चे पता है ना, क्रिकेट खेलते जिसकी बैट होती है, अगर वो नाराज हो गया तो अपनी बैट उठाता है और बोलता है मैं चला, खेलो अब क्रिकेट, कितना खेलना है। राइट, सो इट्स लाइक दैट, वी कैन ऑलवेज चूज. That is liberating, that we have a choice every time, every moment, for everything.
बॉडी में कुछ हो गया, बाबा बाबा, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, मन माइंड में कुछ हो गया, अरे 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 अरे, कोई आया, कोई गया। अरे कितना खेल खेलते हैं हम, 24/7 कंटिन्यूअसली। ऑल्सो या हमें जो व्याधियां होती है, जी, वो व्याधियां जब होती है तो वो ठीक करने के लिए ये नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी को कोई ट्यूमर है तो एक्चुअली वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। एक्चुअली वो है ही नहीं, और इट्स एन इल्यूजन। सो हम उससे डिफोकस करके उसे ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हम कितने हमने क्रिएट किया है, हम्म हमने क्रिएट किया है, हम उसको डिक्रिएट कर देंगे। ट्रू ट्रू। means the usage, the application of this knowledge can be in varying fields, from making your dream house to, you know, your treatments, and to dreaming big, maybe, or All whatever. manifestations, anything and everything that you want to manifest. बेसिकली इससे पीस मिलती है जब हमें पता चलता है कि ये सब इल्यूजन है। इससे पीस मिलती है कि वी डोंट हैव टू डू ऑल दैट व्हाट द We वर्ल्ड इज don't डूइंग। need to. We don't need to. या That I don't need to do this. इससे वो यानी पीस, कल को, सॉरी सॉरी कंटिन्यू, no 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 no, उससे वो पीस मिलता है कि मुझे ये करना जरूरी नहीं है। यानी कल को गैस नहीं है या पेट्रोल नहीं है तो ठीक है, हम जी लेंगे, हम किसी भी तरह जी लेंगे। जब तक ये एनवायरनमेंट है, प्राणवायु है, फिजिकल एग्जिस्टेंस रहेगा। और फिजिकल एग्जिस्टेंस अगर प्राणवायु नहीं है और फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, पर हम रहेंगे फिर भी, our consciousness will continue. We will create या another भूलोक। या कर लो, सब खेल है, सारा वॉर जो चल रहा है, उसको लेके कितनी चर्चा करनी। but one thing which has baffled me is that when he says that the soul is more than the consciousness. करेक्ट। Until now, the meaning of consciousness, what as I understood it, was that Soul. Mahamaya. करेक्ट। I used to feel it is Mahamaya. Consciousness is Mahamaya, that is true. Mahamaya is not Atma. Mahamaya is the Moola Prakriti. So if we follow Sankhya Tattva Gnan, they say there are two principles, Purush and Prakriti. 24 aspects of the Prakriti they give us. And the 25th is the Purusha. So they say there are 25 aspects to you. Purusha is one. It cannot be divided. Avibhajaniya hai wo. Mahamaya is the Moola Prakriti who keeps dividing herself and creating more and more and more and more. So you are right. Consciousness is Mahamaya. But beyond the Mahamaya is the Purusha, is the Paramatma, is the Parabrahma, which energizes the Mahamaya to create. So the Mahamaya needs fuel, energy. That energy is the Purusha. We never talk about it because there is nothing to talk about it. There's no way you can describe it. There is no way you can experience it. There is literally nothing you can do to know the Purusha. So we put Purusha है भाई, चलो छोड़ दो उसको, प्रकृति में बहुत मजा है. So we come to the Mahamaya who creates so many Mayas. That is more fun for us. Even Shet is a part of the Mahamaya. All our creation जहां पे आता है उसको एक ही नाम दे दिया है, प्रकृति. लेकिन वो क्रिएशन खुद ब खुद नहीं ना, शव है, बॉडी है, एक शव है. इसमें शिव आएगा तो ही वो शव उठ के बोलेगा, चलेगा, खट जाएगा, भागेगा, खाएगा, पिएगा, whatever. So the source is the Purusha. So even beyond pure consciousness is the Atma, is the soul, as you call it. सही है what you're thinking.
तो जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं ना, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन. See, our minds see it in gender. Our mind sees her as her, and what is not her as him. Right? ग्रेट. सब चिंतन मनन के विषय है. और हमारे माइंड को ये सारे खेल बहुत पसंद है. हे ना पुस्तक एकटं समजण्यासारखं नाहीये. थँक यू सो मच फॉर रीडिंग I am so glad. I'm thankful to Janvi for telling me to please read it. And I'm glad that you are joined in, and Jasmine has joined in, because you both have read the book. So it helps a lot, your presence, I'm glad we are loud reading it, Smita. There are so many things I've forgotten also, so many years back. एक्झॅक्टली. But it has percolated, in my understanding. It has percolated. And when I'm studying other Shastras, I can correlate it. Matlab, it has settled in my belief system. So though I don't remember the sentences and words and whatever he's speaking. Yes, we are all very grateful on that Thank you, note. Aarti. Thank you so So much. much. Thank Yes. you. Thank you, everybody, and I'll see you tomorrow. We'll continue with the Yoga Sutra as well as the book. Bye-bye. धन्यवाद आरती जी, Bye. स्मिता जी. धन्यवाद.